तो बेसिकली अब अपन एम्बोलिज्म की लास्ट वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो में अपन दो अलग अलग तरह के एम्बोलिज्म की बात करेंगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप देखें तो ये दो एम्बोलिज्म कौन कौन से हैं। पहला एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। यूजुअली एयर एम्बोलिज्म जो होता है ना, वो यूजुअली वीनस साइड का होता है, ठीक है। और अपन वीनस एम्बोलिज्म की बात जानते हैं कि वीनस एम्बोलिज्म राइट साइड ऑफ हार्ट में जाके यूजुअली कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी में, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना देता है। अगर अपन एयर एम्बोलिज्म की बात करें तो अगर किसी भी तरह से एयर इंट्रोड्यूस हो जाती है अपने वीनस या आर्टीरियल सर्कुलेशन में तो वो एयर एम्बोलिज्म कहलाती है। यूजुअली वीनस में होती है, कभी कभी आर्टीरियल में भी हो सकती है, ठीक है। अगर अपन बात करें तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं एयर इंट्रोडक्शन का, तो ट्रोमा या इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है, ट्रोमा या इंजरी, जिसमें भी नेक इंजरी या चेस्ट वॉल इंजरी। चेस्ट वॉल इंजरी बेसिकली जो ब्लंट चेस्ट वॉल इंजरी होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज की दृष्टि से देखा जाता है। अगर दूसरे कॉज की बात करें तो सर्जरी या इन्वेजिव टेक्निक्स अगर अपन सही से नहीं करते हैं तो उसमें भी बहुत बार हो सकता है, जैसे थोरेकोसेंटोसिस। प्लूरल इफ्यूजन जब होता है ना, तो क्या करते हैं उस समय अपन लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में नीडल डालते हैं, ठीक है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकाल सकें। उसी प्रोसेस को बोलते हैं थोरेकोसेंटोसिस। तो इस थोरेकोसेंटोसिस में एयर एम्बोलिज्म होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और क्या हो सकता है, तो कुछ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें हो सकती है बाईपास सर्जरी। ये बाईपास सर्जरी ना, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बाकी सब में अपन जो बात कर रहे थे ना, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक हो, इन सब में वीनस एम्बोलिज्म होता है, बट बाईपास सर्जरी में कैरोटिड आर्टरी, बेसिकली कैरोटिड आर्टरी में एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। या सेरेब्रल सर्जरी की बात करें अगर, तो अगर अपन सिटिंग पोजीशन में सेरेब्रल सर्जरी करवाते हैं तो भी एयर एम्बोलिज्म होता है। तो बेसिकली किसी भी कंडीशन में जब मोर देन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर सर्कुलेशन में एंटर करती है तो क्या करती है, वो बबल्स बनाती है। वो एयर बबल्स जो होते हैं ना, वो कोलेज टू फॉर्म अ फ्रॉदी मास। ये एयर बबल एक फ्रॉदी मास में कन्वर्ट होते हैं, जो बेसिकली ये फ्रॉदी मास फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट करता है वस्कुलर फ्लो को। यूजुअली राइट साइड ऑफ हार्ट। क्यों राइट साइड ऑफ हार्ट? क्योंकि ये ज़्यादातर वीनस रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बबल्स कोलेज टू फॉर्म फ्रॉदी मास, ये ही ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्लड फ्लो को। अगर अपन बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस एम्बोलिज्म की कंडीशन होती है डीकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है। एक्यूट डीकम्प्रेशन सिकनेस और क्रोनिक डीकम्प्रेशन सिकनेस दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक्यूट की बात करें तो एक्यूट कब होता है, जब सडन डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा, ठीक है। सडन डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन नीट की तैयारी के टाइम अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में सब कुछ, कि स्कूबा और डीप सी डाइवर्स या अंडर वाटर कंस्ट्रक्टर वर्कर्स अगर वो रैपिडली असेंट करेंगे तो क्या होएगा कि नीचे डीप सी में तो हाई प्रेशर है, अगर वो रैपिडली ऊपर आ रहे हैं लो प्रेशर में तो उनमें एक्यूट डीकम्प्रेशन सिकनेस देखने को मिलती है। या फिर क्या होएगा, अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट अगर उसका रैपिड असेंट होएगा, अगर वो ऊपर रैपिड असेंट करेगा तो ऑब्वियस है ऊपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है, तो इस कंडीशन में भी एक्यूट डीकम्प्रेशन सिकनेस देखने को मिलती है। एक्चुअल होता क्या इन सब कंडीशन में, तो जब हाई एटमॉस्फेयर पे अपन एयर को ब्रीथ करते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इनर्ट गैसेस जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, बेसिकली नाइट्रोजन इज नॉट इनर्ट विथ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बट बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनर्ट गैस है, ठीक है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये नाइट्रोजन क्या है ना, एडिपोज टिश्यू के साथ है ना बाइंड होती है बॉडी में। किनके साथ बाइंड होती है बॉडी में? एडिपोज टिश्यू के साथ। इसलिए ओबीज पर्सन, जो ओबीज पर्सन होते हैं ना, उसमें डीकम्प्रेशन सिकनेस ज़्यादा देखने को मिलती है। ओबीज पर्सन में मतलब ओबीज पर्सन उल्टा रिस्क फैक्टर होते हैं उसके। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि नाइट्रोजन है ना, चूँकि एडिपोज टिश्यू के साथ एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करती है, तो बेसिकली क्या होता है, अपन जब नॉर्मली हाई प्रेशर पे ब्रीथ करते हैं ना तो लार्ज अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस अपने अंदर चली जाती है, वो अपने ब्लड में डिजोल्व भी हो जाती है, बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व होके टिश्यू में चली जाती है, मतलब ब्लड में डिजोल्व होने के बाद इन सब में डिजोल्व हो जाती है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब अपन एसेंट्स धीमे धीमे करते हैं, तो ये क्या डिजोल्व गैस धीमे धीमे बाहर आती है और एक्सेल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर ये असेंट रैपिडली हो गया तो ये गैस बबल्स है ना बाहर तो आएंगे, बट चूंकि मतलब बहुत तेज़ी से बाहर आ रहे हैं, टर्ब्यूलेंस फ्लो में बाहर आ रहे हैं, तो ये एक्सेल होने से पहले ही अपने ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा बबल्स बाहर आ जाते हैं, एक टर्ब्यूलेंस फ्लो क्रिएट कर देता है अपने ब्लड का, और वो अपने ब्लड को
ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं बेसिकली, और ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इंजरी करवा देते हैं। तो ये तो बेसिकली मैकेनिज्म था कि कैसे एयर एम्बोलिज्म इंजरी करवाता है। इसके बाद अगर अपन इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्या होता है कि एयर एम्बोलिज्म जो मसल्स के ऊपर जा रही है, जो भी कैपिलरीज मसल्स को सप्लाई कर रही है, उसमें एम्बोलिज्म हो जाता है, जिसके कारण बैंड्स यानी बहुत भयंकर पेन महसूस होता है। कहाँ कहाँ पे? तो मसल्स में, जॉइंट्स के चारों तरफ, इसको कहते हैं अपन बैंड्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो चोक्स, ठीक है, चोकिंग होती है। और नर्वस सिस्टम में ये अगर कोमा तक लीड कर सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सिंपल है, अपन क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल को वापस हाई प्रेशर सिस्टम में रखते हैं। जब हाई प्रेशर सिस्टम में अपन ने उस इंडिविजुअल को रख दिया तो जितनी भी नाइट्रोजन ब्लड में आई थी वो वापस चली जाती है, डिजोल्व हो जाती है। फिर उसका प्रेशर अपन हाई प्रेशर सिस्टम में रखने के बाद उसको ग्रेजुअली उसका प्रेशर धीमा करते रहते हैं ताकि जितनी भी गैस है वापस डिजोल्व होने के बाद ब्लड में आए और फिर एक्सेल हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब अगली अगर अपन बात करें तो एक्यूट की बात करी, क्रोनिक डीकम्प्रेशन सिकनेस, इसको अपन केजन्स डिजीज़ भी कहते हैं। बेसिकली ये वर्ड कहाँ से यूज़ हुआ है? ये वर्ड डिराइव हुआ है एक तरह के, मतलब जब जहाँ पे भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के टाइम केजन्स को यूज़ लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए केजन्स डिजीज़ बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तो ये थोड़ी सीरियस है, इसमें अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने लग जाता है, स्पेसिफिकली हेड ऑफ फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्यूट के सारे सिम्टम्स तो होते ही है, साथ साथ में अवेस्कुलर नेक्रोसिस भी हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है ना, ये वैसे तो एक बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन है, बट बहुत खतरनाक कंडीशन है। रेयर बट बहुत खतरनाक। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब माँ बन चुकी है, यूजुअली क्या ये होता है आफ्टर लेबर, ठीक है, पोस्ट पेट्रम पीरियड जैसे ही शुरू होता है ना, मतलब जस्ट लेबर के बाद ये होता है, तो जो माँ बनी है ना उसके लिए थोड़ी खतरनाक कंडीशन होती है। और यूजुअली अगर मैटरनल डेथ्स की बात करें तो ये 5th मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एंटर कर जाता है मैटरनल सर्कुलेशन में, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड है ना, वो मैटरनल सर्कुलेशन में आ गया, किस रास्ते से आ सकता है, तो या तो रप्चर्ड यूट्राइन या सर्वाइकल वेन, या टीयरिंग ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, ठीक है। कब आता है, तो एट द एंड ऑफ टाइम ऑफ लेबर, मतलब लेबर होने के बाद, या फिर पोस्ट पेट्रियम पीरियड जैसे ही शुरू होता है, ठीक है, मतलब लेबर के बाद की बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है, आप देखो पहले क्लिनिकल फीचर्स देखो, उसके बाद अपन इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो जैसे ही कोई लेबर हुआ उसके बाद अगर अपन पेशेंट में देखते हैं कि उसको डिस्पनिया हो रहा है, साइनोसिस, हेडेक बेसिकली हेडेक तो बहुत कॉमन बात हो गई कि सिर दुख रहा है, बट वो हेडेक थोड़े टाइम में सीजर्स तक पहुंच जाता है, ठीक है, और सीजर्स इवेंचुअली लीड्स टू कोमा एंड डेथ। तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसलिए अपन उसको जल्दी से जल्दी रोकें ताकि ये कोमा डेथ तक बात नहीं पहुंचे। अगर अपन बात करें तो जो 85% सर्वाइवल्स है ना, उनमें भी परमानेंट न्यूरल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इन पेशेंट्स में कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसकी हाई थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी होती है, जिसके कारण डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन देखने को मिलता है। डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन क्या होता है, तो बेसिकली अपना जो माइक्रो सर्कुलेशन है, ठीक है, माइक्रो सर्कुलेशन जितना भी है बॉडी में, उसमें बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट बनने लग जाते हैं। क्यों क्लॉट बनने लग गए? क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है बॉडी की, ठीक है, तो उसके कारण अपने माइक्रो सर्कुलेशन में क्लॉट बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, वो उसकी खुद की थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो वो डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन करवा देता है। तो जो बेसिकली क्या है, ये पेशेंट्स कैसे अपन डायग्नोस करेंगे इनको, तो आफ्टर द, अगर कोई डिलीवरी के जस्ट बाद मदर को डिस्पनिया, साइनोसिस, हेडेक ऐसे सिचुएशंस हो रही है, तो अपन उसका हाथों हाथ देखते हैं, आगे फर्दर डायग्नोसिस करते हैं, और उसमें अपन को ये देखने को मिलता है कि यूजुअली उसके जो लंग्स हैं, ठीक है, उसके पल्मोनरी टिश्यूज़ में है ना एम्ब्रियोनिक सेल्स देखने को मिलते हैं अपन को, उसके पल्मोनरी टिश्यूज़ में एम्ब्रियोनिक सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था एयर एम्बोलिज्म और
कौन सा था, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। इसी के साथ अपना एम्बोलिज्म कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।